हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। हमने SN1 और SN2 देख लिया था। SNIA और SNJP NGP जो है वो हम लोग इसके बाद देखेंगे, क्योंकि जब भी हमारे पास वो उनका पाला तो हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्शंस बहुत कम है, वो लेस इंपॉर्टेंट है SN1 और SN2। और उसके बाद जब हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो उसी के पैरेलल में सब्स्टिट्यूशन होता है। जहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वहां पे एलिमिनेशन होगा, मतलब जहां पे लाइट है वहीं पे अंधेरा होगा। सेम चीज, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। जहां पे अच्छाई होगी वहीं पे बुराई होगी। तो जैसे जहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वहां पे एलिमिनेशन भी होगा। ये तब बातें समझ में आएगी जब आपको मैं पढ़ाऊंगा एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो देखने को क्या लगेगा कि जैसे SN1 हो रहा था वैसी टाइप का एक इवन रिएक्शंस होगा, जैसे SN2 हो रहा था उसी टाइप का हमारे पास E2 रिएक्शंस होगा। तो अगर दोनों में सिमिलैरिटी है तो अगर दोनों में से फिर दोनों में से एक चीज होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक और बेसिक स्ट्रेंथ। तो किसी का अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया तो एलिमिनेशन शो कर देगा। अगर उसका बेसिक स्ट्रेंथ घट गए, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया तो वो सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। मगर जो न्यूक्लियोफाइल है वो बेस है, जो बेस है वही न्यूक्लियोफाइल है। बस उसमें डोमिनेटिंग बिहेवियर कौन सा हो जाता है कि अगर देखो सीधा सिंपली समझना कि अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस की बात करेंगे। अब यहां से मेरे को बात समझ, बेस अगर हम जब बोल रहे हैं तो ऑर्गेनिक में बेस किसको बोला जाता है? ऑर्गेनिक में हम बेस किसको बोलते हैं? कौन से कॉन्सेप्ट को बोलते हैं? पहला तो ब्रॉन्स्टेड लॉ कॉन्सेप्ट आएगा। अब उसके हिसाब से बेस कौन कहलाएगा? H+ एक्सेप्टर। H+ एक्सेप्टर, तो H+ एक्सेप्ट कर रहा है तो मतलब H के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास 1s0 है। तो अगर इसके साथ अगर बॉन्ड बनाना है तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक बेस होगा उसको क्या देना पड़ेगा? लोन पेयर। तो लोन पेयर हमारे पास डोनर होना चाहिए। अगर अब ये बेस जो बोल रहे हैं कि हमारे पास ब्रॉन्स्टेड बेस होने के लिए लोन पेयर डोनर होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या होना चाहिए? वो भी तो लोन पेयर देता है। तो ये भी बोल रहे हैं लोन पेयर देगा, वो भी लोन पेयर देगा। बस यहाँ पे अंतर क्या है कि ये जो लोन पेयर देगा वो सिर्फ H+ को देगा, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो लोन पेयर किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को देगा। तो जब H+ की देने की टेंडेंसी, जब लोन पेयर H+ की देने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया, और किसी को भी दे सकता है तो वो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा हो गया। क्या बात समझ में आ गया? तो इतनी छोटी सी फाइन डिफरेंस है कि दोनों में लोन पेयर सेक्रीफाइस करेगा, मगर किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को दे रहा है तो वो हमारे पास कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। अगर H+ को लोन पेयर दे रहा है तो वो कहलाएगा बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस। तो अगर हमारे पास बेसिक और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में कंपटीशन होते रहता है तो जिसके पास न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है उसके पास बेसिक कैरेक्टर भी है। तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर अगर दोनों है तो न्यूक्लियोफाइल भी जैसा एक्ट करेगा और बेस जैसा भी। बस उस समय उसकी प्रॉपर्टी कौन सी एक्टिव हो गई उस पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास अब पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहां से एलिमिनेशन रिएक्शन, जैसे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे तो सब्स्टिट्यूशन हमारे पास 3 टाइप का हो रहा है। तो एलिमिनेशन भी क्या होता है? हमारे पास 3 टाइप का पॉसिबल होता है। तीन टाइप का हमारे पास एलिमिनेशन भी पॉसिबल होगा। तो इसमें हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है E1 यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा हमारे पास E2 बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। और तीसरा जो आएगा EI बोल लो या E1CV बोल लो, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये 3 चीजें बात करेंगे। ये क्या बोला हमने? यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, और ये हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। गौर से देखना, क्या उसी जैसा साउंड कर रहा है जैसे हमने SN1 पढ़ा था तो यहाँ पे E1 है, SN2 पढ़ा था यहाँ पे E2 है,
और जैसे हम लोग SNI पढ़ेंगे वैसा ही SNEI भी होगा। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे E1 का, तो इंट्रा हमारे पास सॉरी E1 का, तो यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, E1। हमारे पास SN1 रिएक्शंस का ऑर्डर क्या था, फर्स्ट ऑर्डर। E1 का भी ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। SN1 कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा था, 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा था, ये भी 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। SN1 में हमारे पास कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा था, इसमें भी कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। तो बहुत सारी सिमिलरिटी होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस में। तो इसी की वजह से हमारे पास एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन को एक साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बोलेंगे, जो जो अभी हमने बोला वही चीज लिख रहे हैं कि E1 follows फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। दूसरा हमारे पास इट कंप्लीट इन 2 स्टेप। दूसरा कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड एंड so rearrangement चलिए, तो एलिमिनेशन रिएक्शंस इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे। जैसे अगर हमारे पास कोई कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन होगा, और यहाँ पे कुछ X ले रहे हैं, यहाँ पे हम H। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, कोई एक बेस होगा, बेस को क्या चाहिए, H। ये H यहाँ से निकालेगा, और H के साथ एक और मॉलिक्यूल जाएगा X। तो यहाँ से हमारे पास जब रिमूव होगा तो ये मॉलिक्यूल जो होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ से H निकला तो एक बैलेंस ही खाली, ये पहले से था, डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, और ये हमारे पास यहाँ से X। तो यहाँ से हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स HX का बात कर रहे हैं, तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शंस है। हमने बोला था एडिशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस एक दूसरे के रिवर्स है। क्या हम अनसैचुरेशन में भी हमारे पास एडिशन करवाए थे, वही चीज हमने उल्टा लिख दिया। तो एडिशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस एक दूसरे के इनवर्स है। और दूसरा बात कि जहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वहां पे एलिमिनेशन भी होगा। अब ये जो नॉर्मल सा रिएक्शंस है एलिमिनेशन का, इसी रिएक्शंस को होने का 2 तरीका था, E1 E2 और E1 CB या ENI भी बोल देते हैं इसको। तो अगर हमारे पास इस रिएक्शंस का अगर हम E1 मैकेनिज्म देखें, E1 मैकेनिज्म करने का मतलब है कि अगर E1 के तरीके से होगा तो ये कैसे होगा। तो सबसे पहला क्या होगा कि हमारे पास ये कार्बोकेटायन SN1 में सबसे पहला रिएक्शन, सबसे पहला स्टेप क्या हो रहा था, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। इसी में भी हमारे पास कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो E1 जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। तो स्टेप हमारे पास फर्स्ट में हमारे पास होता है जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन का जनरेशन। अब ये कार्बोकेटायन कैसे जनरेट होगा, सिंपल सा हमारे पास है, कार्बोकेटायन जनरेट होने के लिए ये X लीव करेगा, ये हमारे पास यहां से X लीव करेगा, यहाँ पे H था, ठीक है। यहां से हमारे पास ये X बॉन्ड लेके, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों लेकर निकल जाएगा, और लेके निकल जाएगा तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, ये कार्बन, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव, और यहाँ पे 2 बॉन्ड्स, और यहाँ पे हाइड्रोजन। दूसरे स्टेप में हमारे पास SN2 में क्या करते थे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। इसमें हमारे पास क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का कहने का मतलब होता है H+ का एडिशन, डी मतलब
रिमूवल, तो H प्लस का रिमूवल को बोलेंगे डीप्रोटोनेशन। तो स्टेप 2 में हमारे पास होगा डीप्रोटोनेशन। स्टेप 2 ये होगा डीप्रोटोनेशन या लॉस ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते हो। अब देखना इस स्टेप में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन इस केस में हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हुआ था, हम मान रहे हैं कि रीअरेंज इस केस में नहीं हो रहा, जो है यहाँ पे फॉर्म हुआ। अब यहाँ से क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये बेस, अगर हम यहाँ से बेस कंसीडर करते हैं तो बेस को क्या चाहिए H प्लस, ये बेस है सो बोल सकते हैं ये H है, वो है सो बेस पे अटैक कर देगा। तो यहाँ से हमारे पास जैसे अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, या तो दैट इस चीज को छोटा कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, क्या फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड्स हमारे पास कार्बन, डबल बॉन्ड्स कार्बन। इसी स्टेप में हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट SN1 में हमारे पास क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था कार्बोकेटायंस पे, मगर यहाँ पे क्या कर रहा है, H प्लस पे कर रहा है, ये जो H प्लस रिलीज होगा उस H प्लस पे कर रहा है। अब यहाँ यही हमारे पास जो फॉर्म हुआ ये बोल देंगे, ये हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, अल्कीन। तो यही है एलिमिनेशन रिएक्शंस। यहाँ पे हमारे पास -X हुआ, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, -H प्लस हुआ। अब देखो फिर से वही चीज कि यहाँ पे हमारे पास रिएक्शंस है, रिएक्शन जो हो रहा है यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट था, यहाँ पे इनकम्प्लीट, यहाँ पे हमारे पास ऑक्टेट जो है वो हमारे पास कंप्लीट है, और यहाँ पे इनकम्प्लीट हमारे पास ऑक्टेट होगा। अगर इनकम्प्लीट है तो ये बोल सकते हैं कि हमारे पास कैसा होगा, लेस स्टेबल, और ये ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये मोर स्टेबल। तो वही चीज सेम चीज एप्लीकेबल होगा। अगर हमारे पास मोर स्टेबल है तो लेस स्टेबल फॉर्म में जाने का जो रेट होगा या हमारे पास जो प्रोसेस होगा वो स्लो होगा या फास्ट होगा, स्लो होगा। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस है वो एक स्लो प्रोसेस है, और स्लो प्रोसेस ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इसी चीज को बोल देते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि ये 2 स्टेप में अगर कंप्लीट हो रहा है और 2 में जो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा वही रेट डिटरमाइन करेगा ये कितना टाइम लगेगा। और दूसरा वाला तो रिएक्शन यहाँ पे देखो, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और ये कंप्लीट ऑक्टेट है, तो इस केस में हमारे पास ये जो प्रोसेस होगा ये फास्ट। तो अगर तुम्हें अगर SN1 देखे थे तो SN1 के जस्ट लाइक दिख रहा है, बस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन पे अटैक करता था, यहाँ पे बेस H प्लस को खा रहा है। तो अगर इसका मान के चलो कि अगर थोड़ा ऐसा तो नहीं है कि प्योरली बेस होगा, कुछ ना कुछ कैरेक्टर होगा, तो बेस की जगह पे अगर न्यूक्लियोफाइल जैसा कभी थोड़ा मोड़ा कर दिया तो ये प्लस पे अटैक कर देगा, और प्लस पे अटैक कर देगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा। तो जब एलिमिनेशन हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट साथ में बनेगा, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट साथ में बनेगा। बस उस केस में सब डोमिनेटिंग बिहेवियर कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो मेजर प्रोडक्ट जो अगर न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट कर रहा है तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बनेगा। अगर हमारे पास अगर बेस जैसा एक्ट करेगा तो वो एलिमिनेशन के हिसाब से बनेगा, मगर प्रोडक्ट जो बनेंगे वो दोनों बनेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर? चलिए अब यहां से देखो, हमने बोला था कि स्लोवेस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसी को बोलते हैं RDS। अगर हम यहां से रेट लिखना चाहें, अगर यहां से हम रेट लिखना चाहें तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमारे पास स्लोवेस्ट स्टेप में रिएक्टेंट्स में कौन कौन सा है, सिर्फ सबस्ट्रेट। हमने बताया था सबस्ट्रेट क्या होता है, जिस पे रिएक्शंस परफॉर्म होता है, या जो रिएक्शंस में हमारे पास जिसमें केमिकल रिएक्शन चेंजेस आते हैं, तो ये हमारे पास सिर्फ सबस्ट्रेट होगा। न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा, न्यूक्लियोफाइल तो सॉरी बेस जो है वो फास्ट स्टेप में इन्वॉल्व हो रहा है, और फास्ट स्टेप हमारे पास रेट डिटरमाइन करने का कोई मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में वो आता ही नहीं है। तो यहाँ पे जब रेट लिखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा हमारे पास सबस्ट्रेट,
अब सबस्टेट का पावर कितना 1, तो इसी वजह से लिखा जाता है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। क्या इतनी बातें क्लियर? चलिए अब इस चीज में थोड़ा सा देखेंगे। हमारे पास अब मेरे को सिर्फ ये बताना, जैसे ये रिएक्शंस हो रहा है, ये सैचुरेटेड है और ये अनसैचुरेटेड है, हमारे पास दोनों में से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? अनसैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड की एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? बहुत अच्छे। अनस्टेबल नहीं होता कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास ज्यादा और सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे कम है, पाई बॉन्ड आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड 2 सेक्रीफाइस हो रहा है एक पाई बॉन्ड्स को बनाने के लिए। तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स वीक इंट्रैक्शन है, पाई बॉन्ड्स सॉरी सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, पाई बॉन्ड वीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी वो भी 2 सेक्रीफाइस कर रहे हो और बना क्या रहे हो? एक सिंगल बॉन्ड। तो हमारे पास ये जो प्रोसेस होगा, तो इसमें हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल है, कम इंट्रैक्शन है तो एनर्जी ज्यादा होगी, अनस्टेबल होगा ये। अब अगर हम इसी चीज का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, अगर हम इवन रिएक्शंस का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ इवन रिएक्शंस, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ इवन रिएक्शंस। तो इसमें हमारे पास 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। पहला देखो, यहां से हमारे पास यहाँ पे तो रिएक्टेंट होगा। अब यहां से देखो, अगर हम इस एक्सिस में क्या रख रहे हैं? एनर्जी। यहाँ पे हमारे पास क्या है? टाइम। तो अगर हम एनर्जी और टाइम रख रहे हैं तो रिएक्टेंट का एनर्जी जितना होगा उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्ट की एनर्जी होगी। ये प्रोडक्ट जो है हमारे पास अनस्टेबल है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहां से देखना, अच्छा कलर चेंज करके करते हैं, बेहतर होगा। यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट होगा। ये प्रोफाइल कैसे मूव करेगा देखना, ये हमारे पास पहला एनर्जी आएगा, ट्रांजिशन स्टेट आएगा, फिर बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, फिर बढ़ेगा और हमारे पास क्या होगा? बेस अटैक करेगा, डिप्रोटोनेशन होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। लास्ट क्लास में हमने बता चुके हैं कि ये जो हम को बोलते हैं क्या? ट्रांजिशन स्टेट। तो ये ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, और हमने बताया था 2 ट्रांजिशन स्टेट के बीच एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। तो ये कौन सा इंटरमीडिएट है? कार्बोकेटायन। अब यहां से हमने ये भी बताया था कि पहला वाला हम ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास स्लो स्टेप हो रहा है। तो स्लो स्टेप हो रहा है तो मतलब ऐसा उस हर्डल को, अगर हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, कभी भी ऐसा मत सोचना यहाँ पे रिएक्टेंट है यहाँ पे प्रोडक्ट है तो यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ये डायरेक्टली ऐसे नहीं जाता, एक ट्रांजिशन फेज आता है। ट्रांजिशन फेज क्या होता है वो समझना, कि जैसे अगर हमारे पास कोई 2 आइटम्स के बीच बॉन्ड है तो ये तुरंत थोड़ी टूट जाएगा। अगर हम इसमें एनर्जी लगाएंगे, एनर्जी लगा ही दिए, हमको लगा इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। अब बड़ा छोटा हो गया यार, गंदा हो जाता है, इसीलिए अपना पेन यूज नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं। अब यहाँ से देखिए, रिएक्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट, तो जो बॉन्ड्स होगा ए और बी में वो डायरेक्ट हो जुड़ेगा, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे, इमेजिनरी कर लेते हैं कि हमारे पास है। तो अगर हमारे पास ये सिंपल करेंगे तो एक ट्रांजिशन फेज आया ना, जिसमें इसकी एनर्जी हाई हुई, जब टूट गया तो एनर्जी फिर से लो हो गया ना। जिस समय ये बॉन्ड टूटने वाला था, जब हमारे पास ये बॉन्ड था, जैसे ये था, तो ये जब हम कर रहे थे, बेंड कर रहे थे, तो उस समय एनर्जी हाई हो गया, जब टूट गया तो फिर लो हो गया। तो जब हमारे पास बॉन्ड टूटने वाला होता है तो उस समय एनर्जी हाई होती है। तो सेम चीज ये, जो जब एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगी और जहां पे हमारे पास ये बेंड करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वहां से टूटना शुरू कर दिया, और जैसे टूटेगा तो और एनर्जी घटेगी तो हमारे पास कार्बोकेटायन तक गया। बॉन्ड फॉर्मेशन में भी वही होता है कि फिर एनर्जी बढ़ेगी
और फिर बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा एनर्जी फिर घटने स्टार्ट हो जाएगी। तो कभी भी सिंपल पाथवे ऐसे नहीं होता कि ऐसे रिएक्टेंट यहाँ पे है प्रोडक्ट यहाँ पे है, या रिएक्टेंट यहाँ पे था प्रोडक्ट यहाँ पे था, ऐसे चला जाएगा। स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं होगा। तो ये हम्प बनता है। अब यहाँ से हमारे पास ये हम्प बनेगा। अब यहाँ से मेरे को जो बताना है वो बताना है कि ये जो एलिमिनेशन रिएक्शंस है जी, अगर हमारे पास किसी भी तरीके से एलिमिनेशन होगा तो वो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनेगा, वो अस्टेबल से अनस्टेबल बनेगा। अगर अनस्टेबल बनेगा तो अगर उस रिएक्शंस की फिजिबिलिटी की बात करेंगे, मतलब वो अपने आप को स्पॉन्टेनिटी की बात करेंगे, तो हमारे पास डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। पढ़िए थोड़ा सा, केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ भी हो, डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। केमिस्ट्री है, मारेंगे बस। दूसरा जो फॉर्मूला था वो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होगा। अगर हमें स्पॉन्टेनियस रखना, डेल्टा जी का वैल्यू कैसा चाहिए, नेगेटिव। अब यहां से देखो, ये जो प्रोसेस है वो हमारे पास में से इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, डेल्टा हमारे पास डेल्टा एच ऑफ रिएक्शंस, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शंस क्या पढ़ा था हमारे पास, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर यहां से देखो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम, तो ओवरऑल वैल्यू जो आएगा वो इस केस में पॉजिटिव आएगा। अगर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस पॉजिटिव तो इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, इंडो या एक्सो? जब पॉजिटिव होगा तो हमारे पास हीट रिक्वायर्ड होगा, तो ये इंडोथर्मिक हो गया। अब इंडोथर्मिक हो गया तो यहां से देखो ये डेल्टा एच जो होगा हमारे पास, हमें चाहिए डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव। हमारे पास डेल्टा एस कैसा होगा इस प्रोसेस में, जब हमारे पास पॉजिटिव कैसे हुआ हमारे पास डेल्टा एस पॉजिटिव? रिएक्शंस वापस देखना, ये एक रिएक्शंस है, ये बताना है क्या खड़ा रही है, ये जो रिएक्शंस है इसमें बताना है कि एंट्रोपी बढ़ रहा है या घट रहा है। कैसे पता करिए कि बढ़ रहा है, अभी समझना है इस चीज को। हमने ये एक पेंसिल था, हमने इसको क्या कर दिया, एंट्रोपी बढ़ी या घटी? रैंडमनेस ज्यादा होता है तो एंट्रोपी बढ़ता है, सही बात है। तो ये हमने पेंसिल तोड़ा तो एंट्रोपी बढ़ा या घटा, बढ़ा। तो ये डिसऑर्डरनेस बढ़ा। अरे पहले एक था तो ऑर्डर में था, मगर जब टूट गया तो ये दोनों हमारे पास टूट गया तो डिसऑर्डरनेस बढ़ा। हमारे पास ऑर्डर बढ़, इसमें हमारे पास डिसऑर्डरनेस अगर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ा। तो अगर एलिमिनेशन हो तो सिंगल से डबल तो कर रहे हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब भी रिएक्शन से प्रोडक्ट में ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास रिएक्टेंट से ज्यादा प्रोडक्ट में होंगे, तो ज्यादा अगर मॉलिक्यूल जनरेट होगा तो जितना ज्यादा क्रिएट होगा उतना ज्यादा रैंडमनेस होगा। ये पेल्स जितनी पार्ट में टूटता है उतना ज्यादा रैंडमनेस। अभी तक तो 2 काम चला सकते हैं, 3 में थोड़ा मोड़ा काम चला सकते हैं, 4-5 हो जाएगा तो रद्दी तो कहलाएगा। सेम चीज है। तो हमारे पास एलिमिनेशन क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी क्या होगा, पॉजिटिव। तो हमें अगर ओवरऑल हमें ऐसा नेगेटिव ये नंबर मानना है, अब ये पॉजिटिव है, टी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। टेम्परेचर तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, -200 डिग्री सेल्सियस हो गया हम टेम्परेचर नेगेटिव में। हाँ, ये याद रखना कि हमेशा टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं, और केल्विन में जी नेगेटिव हमारे पास नहीं होता, वो मिनिमम जो होगा वो 0। इसी वजह से बोलते हैं उसको एब्सोल्यूट, जो टेम्परेचर हो सकता है वो 0 से नीचे नहीं जा सकता, और 0 से नहीं जा सकता तो केल्विन का जो टेम्परेचर होता है वो एब्सोल्यूट होता है, और डिग्री सेल्सियस का रिलेटिव है, क्योंकि इसका 273 उसके 10 डिग्री के बराबर है। मगर जब जो वो चेंज इसमें आ रहा है उसमें भी सेम चेंज ही आ रहा है। तो ये अगर हमारे पास डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ये ओवरऑल पॉजिटिव कर देगा। तो हम यहां से समझना कि पॉजिटिव को नेगेटिव के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये नंबर जो दे देगा ये कैसा हो जाएगा,
नेगेटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव। अगर हमारे पास ओवरऑल नंबर नेगेटिव रखना है तो इस हमारे पास ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा एच से हमारे पास बड़ा होना चाहिए डेल्टा एस, कि ये तो ओवरऑल हमारे पास पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा नेगेटिव बन जाएगा क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अगर ये नेगेटिव करना है तो ये तो डेल्टा एक्स जो हो हमारे पास डेल्टा एच जो है डेल्टा एस जो है ये फिक्स्ड है, ये हमारे पास डेल्टा एच क्या है फिक्स्ड है, कि कितना एनर्जी रिलीज होगा कितना एंट्रोपी बढ़ेगा तो फिक्स है ना। ये टेम्परेचर क्या है वेरिएबल है। तो अगर हमारे पास इस रिएक्शंस को स्पॉन्टेनियस रखना है तो कब होगा हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन reaction is spontaneous at only high temperature। यहां से दो बात समझना कि जो रिएक्शंस अगर लिखा हुआ है तो उसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों होगा, सेम चीज दिखेगा, बस एक में दिखेगा कि हाई टेम्परेचर है तो उसमें एलिमिनेशन पॉसिबल होगा और इसमें लो टेम्परेचर उसमें सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होगा। सेम ही केमिकल स्पीसीज है, मान के चलो ए और बी है, एक बार तुम्हें दिखेगा कि ए और बी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं और एक बार ए और बी क्या करेंगे एलिमिनेशन। बस उस केस में रोल किसका होगा टेम्परेचर का, अगर लो टेम्परेचर है तो सब्स्टिट्यूशन, हाई टेम्परेचर है तो एलिमिनेशन। इतना ही छोटा सा फर्क है, हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन। क्या बात समझ में आया? क्योंकि एलिमिनेशन जो भी हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शंस होगा उसमें अगर स्पॉन्टेनियस करना है तो डेल्टा ये तो कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शंस है एंडोथर्मिक रिएक्शंस ही होगा। तो अगर हमें डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव रखना है तो एक ही तरीका है कि हाई टेम्परेचर पे करवाओ रिएक्शंस, अगर लो टेम्परेचर पे करवाओगे तो हमारे पास कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर? अब यहां से हम बात करेंगे इसकी रिएक्टिविटी की बात। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझ में आ गया, एलिमिनेशन रिएक्शंस कब हमारे पास स्पॉन्टेनियस होगा ये भी बात समझ में आ गया। अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी। अब मेरे को ये बताना कि रिएक्टिविटी जब हम बात कर रहे थे, रिएक्टिविटी की बात कर रहे थे तो हमारे पास SN1 में क्या ऑर्डर था, सबस्टेट की रिएक्टिविटी, सबस्टेट की रिएक्टिविटी सबस्टेट बताए थे ना रे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। SN1 में ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, 1 का सबसे ज्यादा, इसे पेज पलटना, 3 डिग्री सबसे ज्यादा होता है। अरे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है 3 डिग्री या 1 डिग्री? 3 डिग्री, तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगा। मगर यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो मेजर फैक्टर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शंस वो थोड़ा सा देखना, ये रिएक्शंस कैसा है इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक है, इसमें प्रोडक्ट हमारे पास कैसा है अनस्टेबल है। अब इस केस में क्या होता है कि इंटरमीडिएट कितना ज्यादा स्टेबल है वो प्रोडक्ट को डिसाइड ही नहीं करता। हमारे पास SN जब सब्स्टिट्यूशन करवा रहे थे तो उसमें जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताया था तो प्रोडक्ट की एनर्जी नीचे कर दी थी, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ही आया, सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म हुआ था और सिग्मा बॉन्ड ही ब्रेक हुआ था। तो अगर ब्रेक होके कोई फॉर्म हो रहा है तो वीक बॉन्ड ब्रेक होगा और वीक बॉन्ड फॉर्म होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। आपने 10th में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ा था तो स्ट्रॉन्ग मेटल आता था, वीक मेटल को हटा के उसकी जगह खा जाता था। सेम चीज तो अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा और वीक न्यूक्लियोफाइल जाएगा। तो सेम चीज तो अब कर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो उस केस में एनर्जी नीचे थी, मगर यहाँ पे तो 2 सिग्मा बॉन्ड जा रहा है और एक हमारे पास पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो प्रोडक्ट हमारे पास लेस स्टेबल है। तो इस केस में प्रोडक्ट हमारे पास लेस स्टेबल होने की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो SN1 में पढ़ते थे वो मायने रखता ही नहीं है। मायने क्या रखता है? प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगा उतना ज्यादा हमारे पास उसकी रिएक्टिविटी होगी। अब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जो होगी, प्रोडक्ट है क्या, प्रोडक्ट इस केस में क्या फॉर्म हुआ था
क्या आप आते हैं जीओसी पर? क्या मैंने स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन पढ़ाया था? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये कुछ टर्म्स हमने बताया था जीओसी में। बताया था तो अब वही चीज पूछना है। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटाइन, चलिए देखिए यहां से समझ में आ गया, बहुत पढ़ रहे थे और जैसा तुम्हारा मुंह खुल रहा था कुछ देर पहले, उसे पता चल रहा था कि रूम में इस टाइम क्या करती हैं। चल हमारे पास नेक्स्ट पढ़ना है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी इन केस ऑफ P1 इल्मेशन, तो जब इतना आराम से लिख रहे हैं तो पेन का यूज करते हैं। इन केस ऑफ E1 इल्मेशन, reactivity is depend on stability of product। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी दोनों अलग अलग चीज है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोडक्ट में हमारे पास फॉर्म क्या हो रहा था, अल्कीन, तो अल्कीन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। और अल्कीन का जो स्टेबिलिटी होता है वो डिपेंड करता है हमारे पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। पहला तो इस केस में हमारे पास सिंगल पाई बॉन्ड्स फॉर्म हो रहा है, सिंगल पाई बॉन्ड्स फॉर्म हो रहा है तो रेजोनेंस यहाँ पे आएगा नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे जो जनरली बोलते हैं, अगर रेजोनेंस आएगा तो जितने ज्यादा पाई बॉन्ड में रेजोनेंस, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में अगर रेजोनेंस है तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहा है, तो अगर पाई बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। अगर आपको याद हो तो जीओसी में मैंने यही लिखवाया था, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन जो पढ़ाया था, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन जो आपको लिखवाया था उसमें लिखवाया था रेजोनेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा जो फैक्टर लिखवाया था हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ये फैक्टर्स दो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है तो अगर हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन पर रिएक्टिविटी डिपेंड करेगा, तो जो जितना ज्यादा स्टेबल अल्कीन फॉर्म करेगा उतना ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। हायर द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, higher its substrate reactivity, अगर हम यहां से रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगा, रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो यहां से देखना CH3 जहाँ पे हमारे पास X कंसिडर कर लेते हैं, दूसरा CH3 यहाँ पे H, यहाँ पे X, छोटा करते थोड़ा इसको, CH3 CH2 X और लास्ट में CH3। इधर अल्किन बनाएगा ही नहीं, अल्किन बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, तो यहाँ पे मिथाइल हैलाइड्स लिखने होगा मतलब ही नहीं है। देखो यहाँ से अगर यहाँ से हमारे पास एलिमिनेशन होगा तो ये हमारे पास CH3
CH3 हमारे पास 2 हो गया, यहाँ से CH2 बनेगा। अल्कीन एक ही पॉसिबल हो सकता है ना, यहाँ से हाइड्रोजन हटा रहे हो तो किसी से हाइड्रोजन हटा दो, तो जिससे भी हाइड्रोजन हटाओगे तो वहां पे CH3 की जगह CH2 हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड्स हो जाएगा। इस केस में अगर करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये CH3 CH, अच्छा यहाँ से हमारे पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो इस कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटा रहे हो तो हाइड्रोजन तो रहेगा, एक CH3 भी रहेगा। हाइड्रोजन हटा दिए तो इस कार्बन से तो कम हाइड्रोजन नहीं हटेगा, या तो यहाँ से CH3 हटाओगे, CH3 से CH2 बनाओगे, या यहाँ CH3 से CH2 बनाओगे, तो ये डबल बॉन्ड हमारे पास CH2 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे देखना, ये क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो रेजोनेंस तो किसी में नहीं हो रहा, रेजोनेंस अगर किसी में नहीं हो रहा तो अल्फा हाइड्रोजन्स की बात करो। अल्फा हाइड्रोजन्स यहाँ पे कितना होगा, बोलो, यहाँ पे sp3 में होता है, 2 में कहाँ आएगा, तो यहाँ पे जो कार्बन है उसके नेक्स्ट कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3। यहाँ पे जो कार्बन है उसके नेक्स्ट कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3। ये 3 जो हाइड्रोजन जिस कनेक्टेड है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, तो 3 3 6 हो गया, उसमें 3 उसमें 0, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें सबसे ज्यादा। तो रिएक्टिविटी अगर हम बात करेंगे तो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो अगर आप इसको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन से मर्ज कर दोगे, क्योंकि सेम ही चीज है, कार्बोकेटायन में भी जो हमारे पास स्टेबिलिटी देखते थे, कार्बोकेटायन के केस में भी हमारे पास वही होता था, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। SN1 में भी यही चीज, E1 में भी यही चीज, मगर जो एक्सप्लेनेशन आ रहा है वो अलग अलग है। उसमें जो SN1 में हमारे पास कहते थे वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बेसिस पे बोलते थे, और यहाँ पे जो रिएक्टिविटी बोल रहे हैं वो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे बता रहे हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। अब अगर हमारे पास ये छोटा सा डिफरेंस है तो यहां से समझेंगे कुछ छोटी सी बातें, कि अगर हमारे पास एलिमिनेशन होगा तो 2 टाइप्स के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, एक को बोलते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट और एक को बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। अगर एलिमिनेशन हो रहा है तो एक को सेटजेफ अल्कीन बोलेंगे और एक को हॉफमैन अल्कीन, या सेटजेफ एलिमिनेशन या हॉफमैन एलिमिनेशन। तो हमारे पास डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सा हमारे पास मेजर बनेगा, वो डिपेंड करेगा रिएक्शंस कंडीशन पे। जैसे अगर एक ही रिएक्शन से, जैसे अगर हमारे पास यहां से समझना कि जैसे अगर हमने एक मॉलिक्यूल्स लिया है, ये हमारे पास है CH3 CH3, यहाँ पे हमारे पास H, यहाँ पे हमारे पास है CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे CH CH CH। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो बात करते हैं वो अल्फा एलिमिनेशन की बात करते हैं। अल्फा एलिमिनेशन की बात क्यों करते हैं वो थोड़ा सा समझना, इससे पहले थोड़ा सा वापस आते हैं। एलिमिनेशन जो रिएक्शंस करवा रहे थे, तो अगर यहाँ पे हमारे पास हैलोजन है या जहाँ पे भी कार्बोकेटायन होगा, कार्बोकेटायन के नेक्स्ट पोजीशन पे ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन को ही तो एलिमिनेट कर रहे हो। तो यहाँ से जो डीप्रोटोनेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन्स का। तो इसको अल्फा एलिमिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे हम हाइड्रोजन का करवा रहे हैं, मगर जो नॉर्मल जो एलिमिनेशन होगा वो अल्फा एलिमिनेशन बोलते हैं, अल्फा एलिमिनेशन। तो जितना अल्फा हमारे पास पॉसिबल होगा उतना अल्फा, अगर हमारे पास जितना अल्फा हाइड्रोजन जितना प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा हमारे पास एलिमिनेशन, उतने टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। तो अगर इस रिएक्शंस में देखेंगे तो ये एक अल्फा और ये एक अल्फा, तो अगर हमारे पास यहां से अगर बेस आया होगा तो बेस को 2 हाइड्रोजन दिखेगा, इसको मान लेते हैं अल्फा 1 और इसको मान लेते हैं अल्फा 2, तो अल्फा 1 पे भी दिखेगा और अल्फा 2 पे भी दिखेगा। तो अगर यहां से हमारे पास प्रोडक्ट बनाएंगे तो अगर हमारे पास 2 प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, एक CH3 हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे था एक हाइड्रोजन और दूसरा आ जाएगा CH3, दूसरा क्या आ जाएगा CH3 H हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2, ये 2 प्रोडक्ट बनेगा।
ये दो प्रोडक्ट बनेगा ना, तो ये हम बोल सकते। अच्छा, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, फर्स्ट या सेकंड? स्टेबल तो बता सकते हो। सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल। अल्फा हाइड्रोजन इतने इसमें कितना है, 3 है। 3 3 6 3 3 9। यहां पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना, अल्फा हाइड्रोजन 1। हाँ, 40 दिन के बाद अगर एक दिन पढ़ोगे तो ये कैसे गिनेंगे, ये अब तभी तो समझ में आएगा। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पोजीशन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड अल्फा, नेक्स्ट पोजीशन हो गया। डबल बॉन्ड नेक्स्ट पोजीशन कार्बन अल्फा, डबल बॉन्ड नेक्स्ट पोजीशन अल्फा। ये सेम चीज आपको बताया स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में। तो अगर उसके बाद भी अगर बार बार रिपीट करना पड़ रहा है तो मतलब बहुत आराम किए हो। यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर तो कार्बन ही नहीं है। अगर अल्फा कार्बन होगा तब तो अल्फा हाइड्रोजन देखोगे। यहाँ पे जो कार्बन है उसके नेक्स्ट पोजीशन पे यही एक अल्फा हुआ। अगर ये एक अल्फा है तो अल्फा पे हाइड्रोजन कितना, 1। तो ये हमारे पास मोस्ट स्टेबल, मोर, या फिर इन दोनों में से बात करेंगे ये मोर स्टेबल होगा। और ये हमारे पास लेस स्टेबल होगा। अब यहां से समझना, इसको जो बोलते हैं वो सेजेफ अल्कीन बोलते हैं, SAYEZEF, सेजेफ अल्कीन या सेजेफ एलिमिनेशन। और इसको बोलते हैं हॉफमैन अल्कीन। मोर स्टेबल को सेजेफ बोलेंगे और लेस स्टेबल को हॉफमैन बोलेंगे। अब यहां से मेरे को ये बताना कि यहां से मेजर और माइनर कौन होगा। मेजर और माइनर समझ में आता है, जिस रिएक्शंस में जो हमारे पास ज्यादा फॉर्म हो वो होता है मेजर, जिस रिएक्शंस में जो कम फॉर्म हो वो होगा माइनर। बात समझ में? ये जो बात करते हैं वो सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं, इनऑर्गेनिक में नहीं ऐसा बात करते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास डेफिनेट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं। मगर यहाँ पे मल्टीपल नंबर्स ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं। इसमें भी फाइनाइट ही बनेंगे, इनफाइनाइट तो नहीं होगा। फाइनाइट नंबर पॉसिबल होगा मगर वो एक से ज्यादा होने लगते हैं। तो एक से ज्यादा होने लगेंगे तो हमारे पास बात करते हैं कि कौन सा रिएक्शंस किया उसके बेसिस पे। तो मोर स्टेबल वाला मेजर होगा, लेस स्टेबल वाला माइनर। ये याद रख लेना, मेजर और माइनर स्टेबिलिटी के बेसिस पे नहीं होता, रिएक्शंस कंडीशन पे होता है। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि जो ज्यादा स्टेबल है वो मेजर बनेगा। डिपेंड करेगा कि रिएक्शंस कंडीशन कैसा दिया हुआ है। नहीं, ऐसा ना सोचे। अब देखो, अगर हमारे पास यहां से एक छोटा सा, अगर इस चीज को देख समझना चाहते हो, एक छोटा सा हिंट्स लेना। इस बेस को 2 हाइड्रोजन दिखेगा, 2 हाइड्रोजन हटा सकता है। अगर बेस का मजबूरी है कि इसके पास पहुंच ही नहीं पाए, अगर बेस को हम इतना मजबूर कर देंगे या ऐसा बेस लेंगे कि यहां पर उसकी औकात ही नहीं पहुंचने की, तो यहां से हाइड्रोजन निकालने की टेंडेंसी होगी ही नहीं, और यहां पे टेंडेंसी हाई होगी। अब यहां से समझना कि अगर मैं बेस को बल्कि बना दूं, बहुत बड़ा बना दूं, तो वो कहां से हाइड्रोजन हटाना चाहेगा, जहां पे हाइड्रोजन लेस स्टेरिक होगा। जहां पे अगर ये बेस बल्कि है, बल्कि मतलब साइज में बड़ा है, अगर साइज में बड़ा है तो वहां पे जाना चाहेगा जहां इसको रिपल्सन कम फील होगा। और रिपल्सन कम फील कहां पे होगा, जहां पे कम क्राउडेड होगा, जहां पे कम भीड़, वहीं पे मोटा आदमी जाना चाहेगा। यहां से समझना, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे जैसे अप्रोच करने का चाहेगा इस हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए, CH3 बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है तो इसको रिपल्सन फील होगा। यहाँ पे जो अब ये जो बेस है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो सबसे ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा एलिमेंट, इसको रिपल्सन सबसे मिनिमम होगा। अगर मिनिमम होगा तो हाइड्रोजन यहां से जाना लेना पसंद करेगा। तो हॉफमैन और सेजेफ अल्कीन जो बनता है वो ये याद रखना कि हमारे पास स्टेबल ज्यादा होगा सेजेफ, और हॉफमैन लेस स्टेबल। मगर स्टेबिलिटी के बेसिस पे कभी भी हम लोग जनरली तो कर ही देते हैं, मगर इस केस में मत कर देना। कौन सा माइनर है कौन सा मेजर, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास रिएक्शंस कंडीशन क्या है, कि बेस कैसा है। उसके बाद एक और बात पे डिपेंड करता है, लिविंग ग्रुप कैसा है। जो सबसे पहला हम एक्स जो तोड़ रहे थे वो भी कैसा है। तो वो 2 बातों पे डिपेंड करता है।
तो पहला तो हॉफमैन समझ में आ गया कि हॉफमैन कैसा होगा, लेस स्टेबल अल्कीन, और सेटजेफ कैसा होगा, मोर स्टेबल है। ये लिखवाने की जरूरत है कि समझ में आ गया? चलिए, इसमें एक छोटा सा चीज देखना कि अगर हमारे पास हॉफमैन अल्कील जो फॉर्म होता है वो तभी फॉर्म होगा जब हमारे पास बेस जो बल्की हो, बेस का साइज बल्की हो, या दूसरा जो चीज बोलते हैं वो हमारे पास जो लिविंग ग्रुप हो वो वीक लिविंग ग्रुप हो और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो। ये याद रखना। इसके लिए कोई ऐसा पॉइंट्स नहीं है, इसके लिए याद रखना कि हॉफमैन अल्कीन का फॉर्म होगा when base is bulky, और दूसरा इसमें जो लिविंग ग्रुप होगा पुअर लिविंग ग्रुप हो। इस पे फिर बात करेंगे, पुअर लिविंग ग्रुप हो, पुअर लिविंग ग्रुप हो। हाँ, ये कैसे समझ में आएगा? तो वीडियो तो देख रही थी। पुअर लिविंग ग्रुप like poor living group or electron withdrawing group living group like fluorine Nr3 plus Sr3 plus, इस टाइप के मॉलिक्यूल जो होंगे वो हमारे पास Sr2 हो जाएगा, एक तो बॉन्ड बना ही रहेगा, Sr2 पर प्लस, Nr3 पर प्लस और F। ऐसे जो मॉलिक्यूल्स, अगर लिविंग जो X हमने लिखा था, X के जगह ये सब दिखेगा ना, तो उस केस में हमारे पास जो होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। ये लिविंग ग्रुप है वो जो X हम लोग कंसिडर कर रहे थे। ये X क्या कर रहा था? बॉन्ड तोड़ करके जा रहा था। अगर बॉन्ड तोड़ करके अगर जा रहा है तो वही तो हमारे पास हो जाएगा लिविंग ग्रुप। सबस्टेट में नहीं याद आया, लिविंग ग्रुप में याद आ जाता है तुम लोगों को। अब देखो यहां से याद रखना एक और बात कि एग्जाम्पल ऑफ इवन एलिमिनेशन एक ही होता है, वो है एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। क्या डिहाइड्रेशन मतलब? वाटर का रिमूवल, और वाटर का रिमूवल हमारे पास तो E1 का जो एक ही एग्जांपल होगा एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। इसके अलावा E1 का एलिमिनेशन का एग्जांपल नहीं होता। जिसमें भी हमारे पास एलिमिनेशन होगा वो मोस्टली E2 होता है। E1 एक ही हमारे पास एग्जांपल जो हम पढ़ेंगे एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।